Hello everyone, this is Nidhi and this is lecture number 4 of food production and management. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सीड को सो कैसे किया जाता है। अब सीड को सो तो कर दिया, अब हमें उसकी मैन्योरिंग एंड इरिगेशन करनी पड़ेगी। अब आपको पता है सभी एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एनिमल अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है कहीं ना कहीं से फूड को ऑब्टेन करके। अब प्लांट अपने न्यूट्रिएंट को कैसे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट अपने न्यूट्रिएंट को सोइल से ऑब्टेन करते हैं। अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक ही गिवन लैंड में क्रॉप्स को कंटिन्यूसली ग्रो करवाते रहते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो सोइल है उसके जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो डिक्रीज होता रहेगा एंड धीरे धीरे डिप्लेनिश हो जाएगा। अब अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो ईल्ड भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अब ईल्ड को अच्छी लाने के लिए जो सोइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट लेवल है हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब सोइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सोइल के न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आइए कुछ को देखते हैं। जब मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो ये आपका टॉपिक है मैन्योरिंग। जब मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो वो आता है फैलोइंग। अब फैलोइंग क्या होती है? जब हम किसी भी एक गिवन लैंड को एक सीजन या एक से ज़्यादा सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब हमने उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करवाई, नॉर्मल ग्रास या जो है नेचुरल ग्रासेस उसमें ग्रो कर रही हैं एंड हमने उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया। अब उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, लीव्स हैं जो इधर उधर से उड़ के आ रहे हैं या कोई भी जो ग्रासेस उसमें ग्रो की देन ड्राई अप हो गई, सोइल में मिक्स हो गई, उसको डिकम्पोज करते रहेंगे एंड क्या कर देंगे, मैन्योर वहाँ पे बना देंगे। अब मैन्योर बना तो वो तो क्या करेगा, सोइल की न्यूट्रिएंट लेवल को अगेन इंक्रीज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं फैलोइंग, कि किसी भी एक गिवन लैंड को वन और मोर सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देना। द प्रोसेस, या हम इसको टेक्निक भी कह सकते हैं, ऑफ लीविंग अ गिवन लैंड अनकल्टिवेटेड for one or more season is called fallowing. नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी भी गिवन फार्मर ने इस विंटर सीजन में अपने लैंड में वीट को ग्रो करवा दिया, फिर नेक्स्ट सीजन में उसने क्या किया, अगेन उसी लैंड में वीट को ग्रो करवा दिया। ऐसे कंटिन्यूसली वो वीट को ग्रो करवाता जा रहा है। उससे क्या होगा, जो वीट है अब ये अपने न्यूट्रिएंट को पिक करेगा। एक चीज़ और सुनना, हर क्रॉप की अपनी एक न्यूट्रिएंट डिमांड होती है। ठीक है, मान लो मैंने वीट की बात करी। अब वीट क्या करेगा, मान लो दो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट ए एंड न्यूट्रिएंट बी। वीट क्या कर रहा है, वीट जो न्यूट्रिएंट ए है इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहा है या पिकअप कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो बी है इसको कम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी क्रॉप है, ठीक है, कोई पल्सेस हमने कंसिडर कर ली, वो क्या कर रही है, ए को तो इतना पिक नहीं कर रही लेकिन बी को ज़्यादा पिकअप कर रही है। तो मान लो अगर किसी फार्मर ने कंटिन्यूस वीट ग्रो करवाई अपनी एक फील्ड के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट ए है इसका लेवल सोइल के अंदर डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अब उसी फार्मर ने वीट को फिर भी कंटिन्यूसली ग्रो करवाया, अब उसको न्यूट्रिएंट ए तो मिल नहीं पाएगा जो उसको मेजर अमाउंट में चाहिए है, तो अब जो वीट की ईल्ड है वो अच्छी आना बंद हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को रिसोल्व करने के लिए क्या किया जाता है,
जो क्रॉप्स हैं उनको रोटेट किया जाता है कि इस सीजन में हमने एक क्रॉप को ग्रो करवा दिया, नेक्स्ट सीजन में हमने कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करवा दी, उससे नेक्स्ट सीजन में हमने फिर कोई थर्ड क्रॉप ग्रो करवा दी। तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स में हम क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। इसमें हमने वीट ग्रो करवा दिया, नेक्स्ट में पल्सेस ग्रो करवा दी, देन हमने वीट ग्रो करवा दिया आगे, देन पल्सेस ग्रो करवा दी। उससे जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, कि जो एक क्रॉप जो मेजर अमाउंट में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही थी, तो जो नेक्स्ट सीजन में सोइल को टाइम मिल जाएगा उस न्यूट्रिएंट को दोबारा रिप्लेनिश करने का। इसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, कि हम क्या कर रहे हैं ऑल्टरनेट सीजन में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को चेंज कर रहे हैं, कि इस सीजन में हमने एक क्रॉप को ग्रो करवाया और नेक्स्ट सीजन में हमने दूसरी क्रॉप को ग्रो करवाया। तो क्रॉप रोटेशन क्या बताया मैंने आपको, द मेथड ऑफ ग्रोइंग crops, alternate crops. In succession in same field is called crop रोटेशन। ठीक है, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर क्रॉप की अपनी एक न्यूट्रिएंट डिमांड है एंड हर क्रॉप एक न्यूट्रिएंट को ज़्यादा लेती है दूसरे को कम लेती है, बिकॉज एवरी क्रॉप हैज़ इट्स ओन न्यूट्रिएंट demand and use more of one nutrient and less of other। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो वीट एंड राइस होता है यूज लोड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं सोइल से बहुत सारी नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। और इसी वजह से crops are grown in alternate fashion to replenish नाइट्रोजन। अब जो वीट और राइस हैं ये बहुत सारी नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, इसी वजह से हम लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो करवाते हैं ताकि जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन है वो क्या कर हो सके, रेप्लेनिश हो सके। कि हमने एक सीजन में वीट ग्रो करवा दिया, नेक्स्ट में हमने लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो करवा दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, लेगुमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं। जो भी पल्सेस होती है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, पल्सेस को हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पल्सेस को ही हम जो कल्टीवेट करते हैं हम उन्हीं को ही लेगुमिनस क्रॉप्स कहते हैं। मीन्स जो पल्सेस की क्रॉप होती है उसी को ही हम लेगुमिनस क्रॉप कहते हैं। अब पल्सेस ऐसा क्या करती हैं कि सोइल के अंदर नाइट्रोजन को रेप्लेनिश कर देती हैं। जो पल्सेस होती हैं उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। जल्दी से रिकॉल करो क्या होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मान लो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है, वो एक साथ रह रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म उसको बेनिफिट कर रहा है एंड दूसरा इंटर्न उसको बेनिफिट दे रहा है, उस टाइप की रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मान लो कोई पर्सन है जिसके पास घर नहीं है, तो आप क्या करो, उसको अपने घर में बुला लो और आप उसको क्या बोलो कि तुम मेरे घर में रहो एंड मेरा सारा काम करो।
अब आपका बेनिफिट होगा क्योंकि आपका सारा काम हो गया, उसका भी बेनिफिट होगा क्योंकि उसको एक रहने की जगह मिल गई है। तो दोनों साथ रह रहे हैं एंड एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर है? अब जो मैंने बताया, जो लेग्यूम्स होते हैं, जो पल्सेस होती हैं, उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, N2 गैस है, उसको नहीं उठा सकता, लेकिन सोइल से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को पिक कर लेता है। तो ये बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, उसको नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब सोइल में नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आ गए हैं तो सोइल में नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ गया है, तो इससे जो नाइट्रोजन है वो रिप्लेनिश हो जाती है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो लेग्यूम्स होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, हैव राइजोबियम बैक्टीरिया in their roots। क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। कन्वर्ट N2 जो एटमोसफियर में प्रेजेंट है टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये यूज्ड बाय प्लांट, ये प्लांट यूज करता है इसको इन सॉइल। तो ये हो गई हमारी क्रॉप रोटेशन। तो सबको समझ आया क्रॉप रोटेशन क्या होती है, कि हम एक सीजन में एक क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, नेक्स्ट सीजन में हमने कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करवा दी, ताकि जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो मेंटेन रह सके। अब नेक्स्ट क्या आता है, मतलब हमने क्रॉप रोटेशन तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट तरीके को देखते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को रिसोल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वे होता है मिक्स क्रॉपिंग। जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, अब आप सब ने देखा होगा कि जो वीट है, जब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं विंटर सीजन में, तो हम देखते हैं कि वीट के साथ साथ मस्टर्ड के प्लांट भी ग्रो करवाए जाते हैं, या कभी कभी हम कॉटन को ग्राउंडनट के साथ ग्रो करवा देते हैं, या किसी भी वीट को हम लेग्यूम के साथ, पल्सेस के साथ ग्रो करवा देते हैं, क्योंकि दोनों रबी क्रॉप्स हैं। वीट भी रबी क्रॉप है एंड पल्सेस भी रबी क्रॉप होती हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन ग्रो करवा देते हैं। अब इससे होता क्या है, अब मान लो मैं वीट और पल्सेस की बात करूं, अभी बताया था मैंने आपको पल्सेस क्या करती हैं, जो नाइट्रोजन है उसको क्या इसमें कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब जो पल्सेस ने नाइट्रेट्स बनाए हैं उसको कौन उठा लेगा, वीट उठा लेगा, क्योंकि वीट की जो नाइट्रोजन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने भी बताया था आपको कि जो वीट और राइस है उनकी नाइट्रोजन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वीट को पल्सेस के साथ ग्रो करवाएंगे तो जो सोइल है उसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसी को हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, कि जब हम एक ही साथ दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा देते हैं इस तरीके से कि जो एक क्रॉप बना रही है, जो एक क्रॉप वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो वेस्ट दूसरी के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। जैसे लेग्यूम्स ने क्या किया, नाइट्रेट्स बनाए, ठीक है। अब वो नाइट्रेट्स एक्सेस में बन रहे हैं तो उसके तो कुछ काम के नहीं है। अब वो नाइट्रेट किसके काम आ जाएंगे, फीड के काम आ जाएंगे। आया समझ में? इसको हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। द मेथड ऑफ growing 2 or more crop at the same time is called
मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ हम इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इन सच ए वे दैट the waste produced by one is used by the other। is called मिक्स्ड क्रॉपिंग। एग्जाम्पल मैंने भी बताया था आपको, wheat and legumes या कॉटन ग्राउंडनट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारी मिक्स क्रॉपिंग। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो होता है हमारा मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं? अब आप लोगों ने खाद के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो खाद को ही हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। कि जो कोई भी ऑर्गेनिक या डिकम्पोजेबल सब्सटेंस होते हैं उसको हम नेचुरली डिकम्पोज करवाएं माइक्रोब्स की हेल्प से एंड देन उसको फील्ड के अंदर ऐड कर दें, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। ठीक है, अब जो मैन्योर होता है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम रिच होता है। तो क्या बताया मैंने आपको? दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस formed by decomposition of dead and decay, या इसको आप बेसिस कह सकते हो। तो ये क्या होता है? हमारा मैन्योर। अब जो मैन्योर है इसके 3 टाइप होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर। अब फार्म यार्ड, कंपोस्ट और ग्रीन में क्या डिफरेंस होता है? जब हम फार्म यार्ड की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो काउ डंग होता है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, उसको हम फार्म वेस्ट के साथ मिक्सअप कर देते हैं, देन सन में ड्राई कर लेते हैं एंड हमारा क्या बन जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर बन जाता है। कंपोस्ट में क्या करते हैं? कंपोस्ट पिट, आई थिंक आप सबने सुना होगा। कंपोस्ट पिट से जो मैन्योर बनाया जाता है उसको हम कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं। कैसे करते हैं? एक पिट बनाते हैं अपने गार्डन में, जो खड्डा होता है उसमें हम घर का जो वेजिटेबल वेस्ट है या जो गार्डन वेस्ट है उसको डालते हैं। थोड़ा सा जैसे लेवल बढ़ जाता है सोइल से कवर कर देते हैं, देन वेस्ट डालते हैं, देन सोइल से कवर कर देते हैं जब तक पिट भर नहीं जाती एंड उसको थोड़े टाइम के लिए लीव कर दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, उसको हम कहते हैं कंपोस्ट मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है? जो पल्सेस है मैंने आपको बताया वो नाइट्रोजन रिच होती है। अब पल्सेस जैसे थोड़ी बड़ी हो गई हैं एंड ग्रीन है, मतलब अभी राइपन नहीं है, पकी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर की हेल्प से उसको सोइल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, जो पल्सेस हैं वो नेचुरली सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं एंड सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर देती हैं। वैसे तो हम ग्रीन मैन्योर में कोई भी ग्रीन प्लांट्स को ले सकते हैं, उसको सॉइल के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जनरली लेग्यूम्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो नाइट्रोजन रिच ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ये हमारे मैन्योर के टाइप आ गए। फार्म यार्ड में काउ डंग को फार्म वेस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं एंड उसको ड्राई करके सॉइल के साथ मिक्सअप कर देते हैं। कंपोस्ट में हम घर में कंपोस्ट पिट बनाते हैं, जो घर का वेजिटेबल वेस्ट होता है उससे मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है एंड ग्रीन मैन्योर में पल्सेस को सोइल के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। तो मैंने फार्म यार्ड क्या बताया आपको? मेड बाय मिक्सिंग animal excreta
फार्म यार्ड वेस्ट। कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? मेड बाय डिकम्पोजिंग हाउसहोल्ड वेजिटेबल वेस्ट in pit, compost pit। एंड ग्रीन कैसे बनाया जाता है? बाय मिक्सिंग ग्रीन प्लांट, जिसमें आपकी पल्सेस आ जाती हैं, विद द सोइल। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। अब मैन्योर तो जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब नेचुरल तरीके से बनाए हुए हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब मैन्योर तो क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम का मिक्सचर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो वो एक ही न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करता है। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन को सप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस को सप्लाई करेंगे, या पोटाशियम फर्टिलाइज़र पोटाशियम को ज़्यादा सप्लाई करते हैं। क्लियर है? फर्टिलाइज़र क्या बताया? दे आर मैन मेड सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया आपका। एक एनपीके फर्टिलाइज़र होता है। ये जो एनपीके फर्टिलाइज़र है ये तीनों न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, नाइट्रोजन को भी, फॉस्फोरस को भी एंड पोटाशियम को। एंड अगेन बात करते हैं अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं। अगर मैं बात करूं अगेन, जो ये पोटाशियम नाइट्रेट होता है, ये पोटाशियम फर्टिलाइज़र भी कंसिडर किया जाता है। एक और पोटाशियम फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल की बात करें तो पोटाशियम सल्फेट आ जाता है। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ तो इसमें हमारा अमोनियम फॉस्फेट आ जाता है एंड अमोनियम सुपर फॉस्फेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, अमोनियम सुपर फॉस्फेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड इरिगेशन को पढ़ेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।